नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ये अब किसी से छिपा नहीं है कि केंद्र यानी कि मोदी शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। ये भी साफ हो रहा है कि दोनों के बीच में यानी केंद्र और यूपी की जो सरकार है, या मैं सीधे तौर पर कहूं तो शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में कहीं ना कहीं तलवारें खिंची हुई नजर आ रही हैं। पहले ठाकुर कुटुंब के नाम से जो ठाकुर, जो क्षेत्रीय क्षत्रिय जो विधायक हैं, उन्होंने एक बैठक की और फिर उसके बाद जो तकरीबन 46 के करीब बताए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में जो एमएलएज हैं, ब्राह्मण एमएलए, उन्होंने अपनी मीटिंग की है। इस मीटिंग के कई मायने समझे जा रहे हैं। ये साफ तौर पर समझा जा रहा है कि ये एक तरह की प्रेशर टैक्टिक्स है और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2027 में 2026 बस कुछ ही दिनों में आने वाला है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। चाहे योगी आदित्यनाथ पहली बार बने हो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के या फिर दूसरी बार बने हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमने ये देखा है कि दोनों ही बार वो केंद्र की मर्जी से यानी कि मोदी और शाह की मर्जी से नहीं बने और पहली बार तो बिल्कुल ही नहीं बने थे। ये नंबर 2 की जंग जो है, ये जो रस्साकशी है केंद्र और राज्य के बीच में यानी कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में, वो साफ तौर पर देखी जा रही है और इसको जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में जो ब्राह्मण जो एमएलएज हैं, उन्होंने जिस तरह से अपनी मीटिंग की है, तो क्या ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर होता हुआ नजर आ रहा है? क्या इससे ये साफ तौर पर देखा जाए कि ब्राह्मण जो विधायक हैं, उनको ये कहा गया है कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक तरह का दबाव बनाए और इससे आखिर बीजेपी यानी कि अमित शाह क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नंबर 2 वो हैं, थे और रहेंगे? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ के समर्थक या इसके अलावा भी लोग ये कहते हुए नजर आते हैं जो कि बीजेपी के सपोर्टर हैं कि मोदी के बाद वो शाह से को एक तरह से साइडलाइन करते हुए योगी आदित्यनाथ की बात करते हुए नजर आते हैं। हिंदू हृदय सम्राट का जो चेहरा है, उसमें अगर वो किसी को देखते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक और बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था। एसआईआर को लेकर उनका बयान था। उन्होंने कहा था कि 25 करोड़ की आबादी है और 25 करोड़ की आबादी में अगर हम वयस्क लोगों की बात करें यानी कि जिनके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए, वो तकरीबन होने चाहिए 16 करोड़ के आसपास यानी कि 64 से 65%। लेकिन एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची बनी है उसमें उनका कहना है कि नाम आए हैं 12 करोड़ और ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये 4 करोड़ का गैप ये आपके विरोधी वोटर्स नहीं है बल्कि ज्यादातर ये आपके वोटर्स हैं जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता थे उनको जब वो संबोधित कर रहे थे। तो क्या इस एसआईआर के जो किया जा रहा है उसमें ये जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं वो आखिर किसको मैसेज था? क्या अमित शाह को ये मैसेज था, कार्यकर्ताओं को था, नेताओं को था? वो क्या बताने की इसमें कोशिश कर रहे थे? आज इसी सब पे हम बात करेंगे। बात हम ये भी करेंगे क्या योगी आदित्यनाथ को कट टू साइज करने की कोशिश की जा रही है यानी कि जो उनका रुतबा है, जो उनकी पावर है, क्या उसको कम किया जा रहा है? और अभी से ही क्या भारतीय जनता पार्टी ने पूरी अपनी तैयारियां उत्तर प्रदेश में के चुनाव को लेकर शुरू कर दी? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भारी झटका लगा था और अयोध्या तक हार गई थी। और उसके बाद से ये लग रहा है कि लगातार और योगी आदित्यनाथ का जो कद है उसे छोटा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये जो तलवारें खिंची हुई हैं आपस में ही, जो ये रस्साकशी चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, इसके बाद कोई खुलकर कर क्यों नहीं रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। यही अगर विपक्ष में होता तो सोचिए इसकी कितनी हेडलाइंस अब तक बन चुकी होती। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमान को ले आइए। मेरे साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केपी मलिक जी हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत को बहुत बारीकी से ना सिर्फ वो समझते हैं बल्कि उस पर लगातार लिखते और बोलते रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद पुष्रा जी। मलिक जी, आखिर ये जो ब्राह्मण समाज के जो नुमाइंदे हम एक तरह से कह लें या फिर ये ब्राह्मण विधायकों की जो ये मीटिंग हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ हुआ है इसमें? अंदर खाने की खबर क्या है? पहले पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश का
अध्यक्ष बना देना, उसके बाद जो कार्यकारी अध्यक्ष भी बने हैं बीजेपी के नेशनल, उसको भी योगी आदित्यनाथ से जोड़कर आखिर क्यों देखा जा रहा है? क्या है ये ब्राह्मण एमएलए की जो मीटिंग हुई है उसका राज? बुसरा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और नमस्कार करता हूं, आपको और आपके दर्शकों को। उत्तर प्रदेश में जो आप देख रहे हैं, ये जो विधायकों की मीटिंग हाल ही में हुई है, इसको लेकर राजनीति में बहुत ही उठापटक उत्तर प्रदेश में मची हुई है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। शीतकालीन सेशन विधानसभा का चल रहा है, उसमें एक विधायक के घर पे भोज हुआ है। एक हिसाब से इसको देखा जाए, ये बहुत नॉर्मल सी मीटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे हैं। और जिस प्रकार से आप देखते हैं कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में ठाकुर समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद कुर्मी समाज के विधायकों की मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर दूसरे कुछ छोटे मोटे समाज जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी। लगातार देखिए, ये जाति है कि जाति नहीं। मेरा कहने का मतलब है, ये ऐसी जाति है कि ये किसी के दिल से जाति नहीं, राजनीति से जाति नहीं, और राजनीति इसी के इर्द गिर्द हो रही है। हमारे पहले देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, जो हर मंच पे अपनी जाति बताते हैं। इससे पहले कई लोग वर्ग बताते थे कि मैं किसान वर्ग से आता हूं, मैं फलाने वर्ग से आता हूं, मैं व्यापारी वर्ग से आता हूं। तो वो बताते थे अपनी जाति। प्रधानमंत्री नहीं, यहाँ तो प्रधानमंत्री और पार्टी के मुखिया ही बता रहे हैं कि मैं जातिवाद में हूं। आप ये देखिए कि 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में वाजपेयी जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप ब्राह्मणों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, विधायक नाराज हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण के नाम पे आपने डिप्टी सीएम बनाए हुए ब्रजेश पाठक, वो कह रहे हैं मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोग और उनके नेता विमुख हैं भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, तो योगी सरकार से नाराज है। और कभी योगी जी भी नहीं छोड़ रहे, वो भी कहते हैं कि मुझे ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज में मैंने जन्म लिया, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है, घमंड है। तो ये जो चीजें हैं जातिवाद की, भारतीय जनता पार्टी में कोई कम नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी भी इन चीजों को आगे बढ़ाती है, साधती है। जितने मंत्री केंद्र में बने, उत्तर प्रदेश में बने, जातिवाद के हिसाब से ही मंत्रियों को बनाया गया है। और इस सरकार में थोड़ा हम ज्यादा इस चीज को देख रहे हैं। एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, ये जो बैठक हुई है, इसको मैं अलग अंदाज से देखता हूं, और लगातार मैं पिछले 1-1.5 साल से चैनल पे भी कह रहा हूं, लिख भी रहा हूं कि तलखी बड़ी है दिल्ली और लखनऊ के बीच में, और उसका परिणाम हमें 2024 में भली भांति दिखाई दिया। जो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, उनको भी विश्वास करना पड़ा कि योगी और अमित शाह की लड़ाई कितनी भयंकर चल रही है। इसके क्या कारण है, इसके क्यों है, क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं? इसलिए मैं 2 कारण मानता हूं। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बात जो रबर स्टैंप कम से कम नहीं है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को देखें, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, तमाम राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सब जगह रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो केंद्र की एक भी किसी सलाह को, एक भी किसी आदेश को नहीं सुनते, अपने तरीके से राज्य को चलाते हैं। उसके नफे नुकसान भी हैं अपने। दूसरी चीज ये है कि पिछले जो जितने चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हो या 4 राज्यों में उसके बाद चुनाव हुए हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और उन राज्यों में लोकप्रियता बढ़ी है आदित्य योगीनाथ की, और उनको बुलाया गया है, और वो हिंदू हृदय सम्राट बनने की रेस में भारतीय जनता पार्टी में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मोदी के बाद योगी, ये नारा भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं घबराहट एक दिखाई दे रही है नंबर 2 को, कि अगर मोदी के बाद योगी हो गया तो उनका क्या होगा। तो इसलिए इनको निपटाने के लिए भी तमाम षड्यंत्र चल रहे हैं। ये जो बैठक हुई है, इसमें एक नाम आ रहा है साकेत मिश्रा। साकेत मिश्रा नपेंद्र मिश्रा के लड़के हैं, वो भी इस मीटिंग में थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को जोड़ के देखा जा रहा है कि ये मीटिंग केंद्र के इशारे पे हो रही है, दिल्ली के इशारे पे हो रही है, ताकि बाबा को
कोने में किया जाए और थोड़ा उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। दूसरा, आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार से दिल्ली से प्रदेश अध्यक्ष को भेजा गया है। योगी जी कहते थे किसी कुर्मी को बनाओ, क्योंकि वो स्वतंत्र देव सिंह को बनाना चाहते थे, तो उनकी वो जिद भी पूरी हो गई है, कुर्मी बन गए। और पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, उनकी अदावत है आपस में, 36 का आंकड़ा है। तो योगी को परेशान करने के लिए, उनको ऐसा महसूस कराने के लिए पंकज चौधरी को भी भेजा गया। हालांकि आज एक नोटिस जारी किया गया इन विधायकों को प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से, और सख्त हिदायत इनको दी गई है विधायकों को कि अगर इस तरह की चीजें करेंगे। एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है जिसमें सख्ती से इनको धमकाने का काम किया गया है। तो पूरा कुश्ती एक भारतीय जनता पार्टी में चल रही है कि नीचे आप विधायकों का काम नहीं कर रहे, नीचे विधायकों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे, और ऊपर से प्रधानमंत्री जी ब्राह्मण समाज के बड़े नेताओं की मूर्तियों का अनावरण करते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण समाज तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक वोट देने वाला समाज है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, भले ही ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश में कम हो, लेकिन किन्हीं किन्हीं सीटों पे 20% तक भी है। अगर हम थोड़ा सा झांसी वाले एरिया में बात करें, बुंदेलखंड वाले एरिया में बात करें, तो बुंदेलखंड में कई क्षेत्र में अच्छी खासी संख्या ब्राह्मणों की है और 10, 15, 20% तक भी कहीं कहीं मिल जाते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मणों का भारतीय जनता पार्टी से नाराज होना उसके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। क्या इस रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए और ये चीज को, समस्या को आगे बढ़ाने के लिए, योगी जी को कोने में लगाने के लिए क्या ही अमित शाह की कोशिश है? इस तरह की भी चर्चाएं दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। जी जी, क्योंकि आपने बात की यहाँ पर अभी कि कितने फीसदी हैं, तो मैं एक आंकड़ा यहाँ पर दर्शकों के लिए रख दूं कि जब हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की आबादी है वो लगभग 10 से 11% है, ठाकुरों की 6 से 7% है, और 258 जो बीजेपी के विधायक हैं कुल, इनमें से 42 ब्राह्मण हैं, 45 ठाकुर हैं, 84 ओबीसी हैं, 59 अनुसूचित जाति के हैं, एक भी मुसलमान नहीं है, और 28 दूसरी सवर्ण जातियों के विधायक हैं, जिनमें वैश्य हैं, कायस्थ हैं, पंजाबी हैं और खत्री हैं। तो ये आप ये देख लीजिए कि है तो सिर्फ 10 से 11% ही ब्राह्मण की आबादी, और ठाकुरों की 6 से 7% है। क्या इसमें ये आप इसको ऐसे भी देख रहे हैं, ये ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण भी देख रहे हैं क्या आप? क्योंकि ये हम ये देखते हैं लगातार, ये कहा जाता है कि जो पोस्टिंग्स होती हैं, जो तमाम चीजें होती हैं, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ठाकुर समाज बल्कि पूरे देश में जो ठाकुर समाज है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को अपने नेता के तौर पर देखता है। ब्राह्मणों को ये लग रहा है कि हम 10 से 11% हैं, हम लगातार भारतीय जनता पार्टी को वोट करते रहे हैं, सपोर्ट करते रहे हैं, और उसके बाद भी हमारी उस तरह से सुनी नहीं जाती है। ये तो ठाकुरों की एक तरह से सरकार होती जा रही है। इस तरह की बातें भी वक्त वक्त पर सामने निकल कर आती रही हैं। तो क्या ये आपसी इस तरह की टसल को आप देख रहे हैं, या फिर आप मोदी या फिर आप योगी वर्सेस शाह को ज्यादा देख रहे हैं इसमें? नहीं, देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आपने अभी कहा है कि कम संख्या होने के बावजूद ठाकुर समाज जिस प्रकार से एक दबाव बनाया हुआ है, एक परसेप्शन उत्तर प्रदेश में बना हुआ है कि ये ठाकुरों की सरकार है, इस पे कभी भी योगी ने इस तरह की सफाई देने की कोशिश नहीं की है कि जिससे इस मामले को थोड़ा ठंडा किया जाए या एक इस प्रकार का मैसेज दिया जाए कि ये सरकार ठाकुरों की नहीं है, सबकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उल्टा उस पर या तो चुप्पी साध ली है योगी जी ने, और या फिर ये कहा है कि मुझे ठाकुर समाज में, क्षत्रिय समाज में जन्म लेना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो उस तरह की चीजें कहना लगता है जातिवाद को बढ़ावा देने की बात है। और कहीं न कहीं जिस प्रकार से ब्राह्मणों के नेता के रूप में सरकार में ब्रजेश पाठक को शामिल किया गया है, समय समय पर ब्रजेश पाठक को अपमानित करना, ब्रजेश पाठक की हार दिखाना, ब्रजेश पाठक को असहनीय दिखाना, वो जताता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को उपेक्षित छोड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और योगी जी ब्राह्मण समाज की चिंता बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक ऐसा मैसेज तो उत्तर प्रदेश में गया है। लेकिन इसमें यह भी कोई मुझे दो राय नहीं है कि जो मैंने पहले आपको कहा कि जो दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है वो भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और क्योंकि
एक बात इसमें और बड़ी ये है कि आज लगभग 9वां साल स्टार्ट होने वाला है योगी की सरकार को। योगी के ऊपर कोई सीधा सीधा आरोप नहीं है जिस पे घेरा जा सके उनको। तो दिल्ली को घेरने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अभी एक कप सिरप का मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा है, आपने देखा होगा। तो सेंट्रल के तोता मैना गिद्ध सब वहां पहुंच गए और दे धड़ाधड़ छापे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश में ईडी और इनकम टैक्स के छापे लगना जताता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। छापे किसके इशारे पे लग रहे हैं, जांच किसके इशारे पे हो रही है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। कब सिर्फ तो मध्य प्रदेश में भी हुआ था, उसके छींटे तो राजस्थान में भी पड़े थे, वहां तो सब मामला शांत हो गया। तो एकाएक ही मामला उत्तर प्रदेश में क्यों तूल पकड़ रहा है? तो इसलिए कहीं ना कहीं अंदाजा ये हो जाता है कि ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई है और इसमें योगी को एक बड़ा नुकसान करने की कवायद अंदर ही अंदर हो रही है, जिसमें जो अंदर एक सियासत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं योगी घिरे हुए दिखाई देते हैं। अब वो इससे कैसे बदलते हैं, इसके कई सारी चीजें आपने देखा, जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली से भेजा गया, कई मंत्री पहले भेजे हुए हैं, कई एमएलसी, कई विधायक हैं, और नपेंद्र मिश्रा को पीएमओ से हटा के यूपी में भेजा गया। आपने सारी चीजें, तो इस तरह से मुझे लगता है कि योगी को घेरने का एक प्रयास केंद्र का भी है, हमें उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी, तो लेकिन इससे बीजेपी क्या ये या फिर अमित शाह सीधे तौर पर कहा जाए, क्या वो ये पूरे तरीके से बता रहे हैं कि नंबर 2 वही है, यानी कि मोदी के बाद वही है? और मोदी के बाद अगर जो लोग ये पोर्ट्रे करते हैं, ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू हृदय सम्राट, और जिस तरह का तांडव हम पूरे देश में देख रहे हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस के साथ जो हो रहा हो, मुसलमानों के साथ जिस तरह से जो भी कुछ हो रहा हो, और जो हिंदू राष्ट्र की बातें लगातार की जा रही हैं, उसको लेकर रैलियां और यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, उसमें हमें लगता है कि मोदी से ज्यादा फिट शायद योगी आदित्यनाथ होंगे। जो इस तरह के जो कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते हैं, उन लोगों को इस तरह से लगता है, और योगी आदित्यनाथ को वो अपने मॉडल के तौर पर देखते हैं। तो क्या अमित शाह ये सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अगर ऐसा किया तो न जाने किस किस की फाइलें जो हैं वो खुल जाएंगी, वो जिसकी चाहे वो फाइलें खोल सकते हैं, एजेंसीज उनके बिल्कुल कब्जे में है? तो ये भी क्या एक तरह की मैसेजिंग है इस सब के जरिए? और क्या आने वाले चुनाव में चेहरा कुछ बदल सकता है? क्या क्या योगी आदित्यनाथ की जगह कोई और हो सकता है? क्या इतना बड़ा कदम उठा सकती है बीजेपी? क्योंकि हमने देखा है कि दो दो मुख्यमंत्री हैं, और 2017 में भी किसी और को बनाना चाहते थे। देखिए बुशरा जी, आपको ये समझना होगा कि इसका थोड़ा जो चुनाव का पैटर्न है वो बिहार के पैटर्न पे हो सकता है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार को हटाया भी नहीं गया और चुनाव में उनको चेहरा बनाया भी नहीं गया, और आज उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, लेकिन उनकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, वो आपके सामने है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सरकार चला रही है वो भी आप देख रहे हैं। क्या उसी प्रकार के पैटर्न पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा? कि लड़ा तो जाएगा योगी के चेहरे पे, लेकिन बाद में योगी जी का कद इतना ऊंचा रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं उसको उस नजरिए से देखता हूं। दूसरी बात यह है, आज अमित शाह के पास ताकत है, पार्टी की भी ताकत है। उनके पास चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, दोनों उनके कब्जे में है। उनके पास ताकत सत्ता की है, उनके पास सत्ता एजेंसियों की है, उनके पास सत्ता चुनाव आयोग की है, तमाम चीजें उनके पास है, तमाम ताकतें उनके पास है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के पास आरएसएस का हाथ था, जो वो भी थोड़ा ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आरएसएस फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर नहीं आ रही है जैसे वो पहले थी। 4 स्टेट के चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं इनका एक हौसला बढ़ा है, और आरएसएस का हौसला थोड़ा डाउन हुआ है। आरएसएस जैसे बीच में एग्रेसिव हो गई थी, वो थोड़ी मुझे कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे उस मामले में नजर आ रहा है, और यहाँ पे मुझे अमित शाह थोड़े हावी नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात दूसरी भी है कि नितिन शाह अगर सरकार बनाते हैं, नंबर 2 आते हैं, तो वो क्या सरवाइव कर पाएंगे? क्या मोदी के बाद वो इतना बड़ा मामला संभाल सकते हैं? क्या हिंदुत्व का चेहरा अमित शाह है क्या? क्योंकि अमित शाह की पॉलिटिक्स में उस तरह की पकड़ नहीं है। तमाम सियासी दल जो है एनडीए के, क्या वो एकजुट हो जाएंगे अमित शाह के नाम पे? उस तरह का थोड़ा संशय है। लेकिन योगी के बिना भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी चेहरे के बिना चल सकती है क्या?
क्योंकि आज योगी के फॉलोअर भारतीय जनता पार्टी में बड़ी तादाद में है। तो क्या इस तरह का कोई मैसेज जाएगा क्या? क्योंकि हमें यह भी देखना होगा कि जिस प्रकार से नंबर 2 के दावेदारों को एक एक करके निपटाया गया, चाहे वो शिवराज सिंह हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे वो गडकरी हो, चाहे वो फडणवीस हो, चाहे बाकी लोग हो, जो भी नंबर 2 की तरफ बढ़ता है उसको पहले निपटा दिया जाता है। तो अभी क्या योगी को निपटाने की कोशिश भी उसी पैटर्न पे होगी क्या, और कितनी कामयाबी इसमें हासिल होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। जी। और पीएमओ में जो कुछ चल रहा है, आज आपने देखा होगा कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अब ये भी कहा जा रहा है कि हिरेन जोशी को जल्द ही रिप्लेस कर सकते हैं नवनीत सहगल। तो ये सब जो चल रहा है, इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? पहले पीएमओ से कोई खबरें बाहर निकलकर नहीं आती थी, अब पीएमओ से खबरें जो है बाहर निकल कर आ रही हैं। घोटाले की बात सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से कही गई है, 112 करोड़ का घोटाला जिसकी वो बात कर रहे हैं। क्या इसको भी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सियासत हो रही है, क्या उससे कहीं से जोड़कर इसको देखा जाए? बिल्कुल देखा जाए। देखिए, इसमें बात वही आती है नंबर 2 नंबर 1 की, और नंबर 2 जो है वो नंबर 1 बनने की तैयारी में है। और बात ये हुई थी कि 75 साल के जब आप हो जाएंगे तो आप कुर्सी खाली करेंगे और उनको मौका मिलेगा। 75 साल पूरा होने के बाद भी आप कुर्सी खाली नहीं कर रहे हैं। उसी की कवायद में ये पीएमओ में इस तरह की चीजें हुई हैं। नहीं तो पीएमओ से आज तक खबर कोई बाहर निकली नहीं है, और इतनी इंटरनल खबर कहां से बाहर निकलेगी जब तक कोई अंदर के लोग ही नहीं चाहेंगे। तो ये क्यों लीक हुई है, किसने लीक की है, कहां से इशारा हुआ है, ये सारी समझने वाली चीजें हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा चीजें बाहर नहीं आ रही हैं। इसलिए मतलब तथ्यों के साथ तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो यही पाते हैं कि कहीं ना कहीं अंदर से इस तरह का एक झलकी दिखाई गई है कि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, तो फिर बड़ा मामला भी कुछ हो सकता है। जी जी, विपक्ष की तैयारी को आप कैसे देख रहे हैं अभी? क्योंकि समाजवादी पार्टी को ही देखें तो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं, और बहुत बेहतरीन उसका परफॉर्मेंस रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में। अयोध्या तक जीत गई थी समाजवादी पार्टी, और एक तरह से वो वहां से जीते हुए जो एमपी हैं उनको एक विनिंग ट्रॉफी की तरह लेकर वो हर जगह घूमते हैं अखिलेश यादव। क्या अखिलेश यादव उस तरह से तैयार है आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव को? जब आप देखते हैं एसआईआर जिस तरह से हुआ है, जो नई वोटर लिस्ट अब तैयार होगी, और जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोटर जो हैं वो हमारे अपने हैं, वो जो काटे गए हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जानबूझ के कोई कटवा रहा है वोटर? देखिए बुशराई, जिस पे हमने चर्चा की है अभी कि योगी जी को घेरने की एक कवायद अंदर से ही हो रही है, और उसी कवायद के तहत ये माना जा रहा है कि वोट कटने का जो सिलसिला है ये कहीं ना कहीं योगी को कमजोर करने के लिए एक प्रयास है। वो कैसे है, क्या होगा, वो तो बहुत लंबी रणनीति है, लेकिन जो सवाल योगी ने उठाया वो कहीं ना कहीं वाजिब है। और इसमें जिस प्रकार से विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष की तैयारी जिस प्रकार की होनी चाहिए, मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो तैयारी उस तरीके से नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग्य से चीका टूटेगा और उनको सफलता मिल जाएगी, जिस प्रकार से 2024 में मिली थी। 2024 की सफलता के कई मायने थे कि देश में अमित शाह ने जिस प्रकार का जो अंबेडकर पे टिप्पणी हाउस में की थी, और उसके अलावा आपने 400 पार आएंगे, और अगर हम 400 पार होते तो संविधान में बदलाव करेंगे। तो ये दो मुद्दे ऐसे थे जो दलितों को भारतीय जनता पार्टी से खींच के विपक्ष की तरफ लेके गए थे, और विपक्ष को उसका बड़ा फायदा हुआ था। क्या इस तरह का मुद्दा आने वाले 2027 की विधानसभा चुनाव में अपने पास है, या अखिलेश यादव ने पिछले 1 साल में कोई ऐसा काम किया है कि लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनके साथ आए? तो मैं कहता हूं ऐसा कोई काम अखिलेश यादव ने नहीं किया है। खाली ट्वीट कर देना, खाली पार्लियामेंट में बोल देने से कुछ नहीं होगा, आपको सड़कों पे अपनी ताकत दिखानी होगी। अगर आप सड़कों पे ताकत नहीं दिखाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सफलता आपको दोबारा उत्तर प्रदेश में मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि दिल्ली और लखनऊ की जो आपदा भारतीय जनता पार्टी पे आएगी, उस आपदा में आप कितना बड़ा अवसर ढूंढ सकते हैं और उसको आप किस प्रकार से भुनाते हैं, वही आपकी राजनीतिक कार्यशैली को दर्शाएगा। जी।
जी, बिल्कुल। और ये देखना होगा आने वाला वक़्त कितना महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन एक तरफ अब ये बात करती है बीजेपी के हम तम सबको साथ लेकर चलते हैं। दूसरी तरफ जिस तरह से कभी ठाकुर एमएलएज़ तो कभी ब्राह्मण एमएलएज़ जिस तरह से उनकी मीटिंग्स हो रही हैं और आपस में जो रस्साकशी चल रही है, वो साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है। और दूसरा ये कि ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कट टू साइज़ करने की पूरी कोशिश है, एक दबाव है जो लगातार बनाया जा रहा है। अलग-थलग करने की पूरी कोशिश है, ये भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमने कई बार ऐसे देखा है जब प्रधानमंत्री पहुँचे हैं तो पीछे-पीछे वो एक तरह से दौड़ते हुए, चलते हुए नज़र आ रहे हैं, अकेले एक तरह से, वो भी हमने देखा है। और क्या ये भी है कि कौन है बड़ा हिंदू हृदय सम्राट, उसका भी क्या एक तरह से कोई कॉम्पिटिशन योगी आदित्यनाथ बन गए हैं क्योंकि बीजेपी के पास अगर राजनीति करने के लिए कोई एक चीज़ है, तो वो सीधे तौर पर दिखती है कि वो कैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करे, चाहे वो जातियों में बाँटे, चाहे वो मज़हबों में बाँटे, उसके अलावा वो कोई और सियासत कर नहीं सकते। और हरियाणा था तो जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया था। तो ये जिस तरह की पूरी पॉलिटिक्स है और उसमें ये सब कुछ जो हो रहा है, आने वाला जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष के लिए एक मैसेज ये ज़रूर है कि अभी से ही आप देख लीजिए, बीजेपी ने 2027 उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। अब वो एसआईआर हो, इस तरह की मीटिंग्स हो, दबाव की राजनीति हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।